द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सियासत में आज क्या कुछ फेरबदल देखने को मिला। तो चलिए इसी के साथ पहली खबर पर आपको लेकर चले। लगातार कैंपेनिंग का दौर देखने को मिल पा रहा है और जिसके चलते उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लंगेट इलाके में एक पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र से जो पार्टी के उम्मीदवार भी हैं वे इस बार निशाना साधे आए पीडीपी पर। बिल्कुल पहले भी इस तरह के बयानबाजी वो करते नजर आए हैं, लेकिन इस बार तो सीधा इल्जाम लगाया गया। साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला का यह कहना था कि पीडीपी के उम्मीदवार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। वहीं पे उनका ये आगे कहना था कि जम्मू कश्मीर में अभी आतंकवाद बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। पिछले 4 सालों की बात करें तो पिछले 4 सालों में आतंकी हमले शांत इलाकों में ही देखने को मिल पा रहे हैं। वहीं उनका यह भी कहना था कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जितनी नफरत फैलाई जाएगी उतने ही लोग बिखरेंगे। उमर अब्दुल्ला का ये कहना था। साफ तौर पर उनका ये भी कहना था कि यदि मुसलमानों को तंग किया जाएगा, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी तो देश तरक्की कैसे करेगा। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। दुआ की अमन की दुआ की सभी सामने हमारे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई और उम्मीदवार है, इनकी कामयाबी के लिए अकीदा है कश्मीर के लोगों को जगह से, और उस अकीदे के तहत यहाँ से शुरू किया। बाकी भी आस्थान आलियाओं पे जाके हाजिरी देंगे। मुझे उम्मीद है कि इनकी अपनी हम पे करम रहेगा और अल्लाह करे कि कश्मीर। इस एरिया में हम देख रहे हैं कि 35 साल के बाद कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है, तो किस तरह देख रहे हैं? नहीं, हम पॉलिटिकली, मुझे इसमें पॉलिटिकल कोई नहीं लगता है। यहाँ तो हम आते जाते हैं, आज चूँकि इलेक्शन है इसलिए मीडिया भी दिखता है, लेकिन ये तो जगह है जो अकीदे की वजह से इंसान आता है। हाँ, कोशिश है कि लोगों को ये बावर करें कि हम आपके खिदमतगार हैं, आपके साथ खड़े हैं और आप आइए, अपने मुश्किलात जो भी होंगे आपके, हम अल्लाह के फजल से सच्चाई के रास्ते पे, जिस पे ये लोग बुजुर्गान दीन जो यहाँ आए, दीन फैलाने के लिए जो लोग यहाँ आए, हम उसी रास्ते पे, हमें हमारा और कोई और रास्ता नहीं। शहरी खास के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं, अभी हमने आज तो नहीं किया, लेकिन हमें तो, मैं तो इसी शहरी खास से छोटे से बड़े भी हुए और हमें तो मालूम है। और मैंने जैसे कहा पहले भी कि हमें शहर खास को वो जीनत और वो रौनक वापस करनी है जिसका ये मुस्तहिक उनका, जिनकी दुआ से अब अमन वापस आया है। और हमेशा ही हम पे अगर नज़र करम रही है, हमारे बुजुर्गान दीन की रही है। हम कश्मीर के लोग, इन जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको मानते हैं और उनकी वजह से ही हम जो उस दौर से निकल आए हैं, जो दौर हमारे लिए कत्लो गारत का था, हमारे लिए परेशानी का था, तो अल्लाह का शुक्र है। क्रेडिट देना चाहेंगे जो लोगों को क्रेडिट लोगों को है। देखिए, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है उसका तो साथ रहता है ये अमन में, लेकिन ये लोगों को क्रेडिट जाता है। लोगों ने ठान ली कि अमन के लिए। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पिछले 3 दशकों के दौरान किसी भी मुख्यधारा के राजनीतिक नेता की पहली ऐसी यात्रा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज डाउनटाउन श्रीनगर में जामे मस्जिद का दौरा किया। उन्होंने शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने में अपार समर्थन और सहयोग के लिए शहर खास के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि शहर खास के लोगों के समर्थन के बिना शहर के इलाकों का दौरा असंभव था। इस सार्वजनिक रैली के दौरान उनका यह कहना था कि इस रैली का उद्देश्य शहर खास के लोगों को जागरूक करना है कि अपनी पार्टी आपके साथ है और हम आपकी कठिनाइयों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, आइए नजर डालते हैं और क्या दृश्य थे वहां के।
सच्चाई का दामन भी पकड़ेंगे और हम सच्चाई की अक्कासी करते हैं। इंशाअल्लाह इस शहर ख़ास की जो अहमियत थी उसको भी वापस लाएंगे। शहर ख़ास के जो हमारे आर्टिजन्स हैं या लोग हैं, आपको पता है यहाँ मकानात की बहुत प्रॉब्लम है। 3-3 4-4 फैमिलीज़ एक घर में रहती हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह जो नौजवान हैं जिसका सबसे ज़्यादा वक़ार और इज़्ज़त दाव पे लगी थी इतने साल में, उनको आज पैगाम देता हूँ अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह आपके वक़ार और इज़्ज़त की जंग हम लड़ेंगे। बाइज़्ज़त बावक़ार आप ज़िंदगी, कोई बकट दकट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो नौजवान बंदे अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह उनको भी घर में, मैं अगर सच आपको बताऊं, मैं बहसते एक शहरी के यहाँ आया हूँ, क्यों मैं भी इसी शहर को बिलोंग करता हूँ। मुझे नहीं लगता हम में से कोई सियासत की निगाह से यहाँ आया। ज़रूर ये है रीअश्योर करने के लिए अपने शहर ख़ास के लोगों को और बिलखुसूस इनको और बिलूमून पूरी जम्मू कश्मीर रियासत को कि अब एक अमन का रास्ता, एक फ़िज़ा जो पकड़ी है आपने, इसका दामन छोड़ना नहीं है। और मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए भी एक मैसेज है कि देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन का दामन थाम लिया है, अब रेसिप्रोकेट करिए। अब हमारे नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ ना हो, अब हमारे बुज़ुर्गों के साथ बेइज्जती उनकी ना हो, अब डेवलपमेंट हो। सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, लेकिन अब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े आएँ जिसमें हज़ारों की तादाद में हमें नौजवानों को एडजस्ट करें और जो यहाँ का हुनर, पुराना हुनर है, उसके लिए हम डेडिकेटेडली कुछ काम करें। इस बदलाव के लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहिए? मैं लोगों को क्रेडिट देता हूँ, मैं ज़रूर लोगों को, और मैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी क्रेडिट देता हूँ। क्यों उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं किया कि कहीं पैलेट चलाए, कहीं डंडा चलाए, कहीं गोली चलाई। 5 साल में तो हमने देखा उन्होंने भी हमारे जानों की हिफाजत की है, उनको भी क्रेडिट जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी क्रेडिट वो तो देखियो, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन है क्रेडिट तो होता ही है। अब वो डिस्क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। हमारे रूलर जो हर साल 200 लोगों को मारते थे, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी, वो तो उनका डिस्क्रेडिट तो वही है। तो क्रेडिट तो जाएगा ही। अगर यहाँ लोग नहीं मरे तो क्रेडिट मैं थोड़ा ही कहूँगा नहीं जी अल्ताफ़ बुखारी को जाएगा लोगों को, या जो ओवरऑल ऊपर बैठा है, तो वो तो डायरेक्शन वहीं से होम मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से आएगी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से वह आज जामे मस्जिद पहुंचे और क्या कुछ उनका कहना था, लेकिन इन सब के बीच वह टिप्पणी साधते भी नजर आए। आपको बताएं कि मीरवाइज उमर फारूक के उस बयान पर एक सवाल जब उनसे पूछा जाता है और सवाल का जवाब देते समय उनका यह कहना था कि लोकसभा चुनावों को जनमत संग्रह के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अल्ताफ बुखारी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मीरवाइज ने कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं किया, यह एक आधारहीन कहानी थी। उनका परिवार 1947 से हिंसा जेल रहा है, यहां तक कि 4 साल पहले मुझे भी एजेंट करार कर दिया गया था, लेकिन मैं दृढ़ रहा और हार नहीं मानी। क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, आइए नजर डालते हैं। मुझे लगता है मीरवाइज साहब कभी वायलेंस के हक में थे नहीं। अब ये होता है कि एक नैरेटिव बनाया गया था कि मीरवाइज साहब ये सपोर्ट करते हैं, वो तो कभी वायलेंस क्यों, जो जामा मस्जिद के इस मेंबर पे बैठता है वो कभी वायलेंस को कैसे, और वो घर जिसने कुर्बानियाँ 47 से ही उन पे वायलेंस हुई। आप देखिए ना, मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह साहब मरहूम, तो आपको पता ही अब वायलेंस डंडे की नहीं होती है, सियासी भी होती है, हर चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता मीरवाइज घराना कभी भी वायलेंस के साथ रहा है, लेकिन लोगों के नुमाइंदे इसलिए इल्ज़ामात तो उन पर फिर लगते ही रहते हैं। जो लोगों के नुमाइंदे, हमें भी 4 साल लोगों ने एजेंट बोला, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन हम डटे रहे सच पे, और सच ही आज ये है कि मैं यहाँ हूँ। तो ये आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक्टिव मोड में देखने को मिल पा रही है, कैंपेनिंग का दौर देखने को मिल पा रहा है। और इसी कैंपेनिंग के चलते और मोहम्मद अशरफ मीर के समर्थन में आज अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी द्वारा चुनावी रैली का आयोजन किया गया, जिसके चलते त्राल में अल्ताफ बुखारी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में उनकी भूमिका के लिए क्षेत्रीय दलों पर सवाल उठाए। क्या कुछ कहना था, आइए नजर डालते हैं। इसी साथ ही हमारे जो बच्चे, नौजवान बच्चे अभी जेलों में हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि उनको भी वापस लाएंगे, और जो हमारे बच्चे यहाँ हैं उनका भी इज्जत बहाल रखेंगे। कम मुश्किलात बकार नहीं ये आज मुश्किलात न बकार चीज़ वाद कि त्राल क्यों तो इतकन आज इस्तेकबाल करो बना करो तो शर्मंद, आप में से कोई शर्मिंदा नहीं हो जाएगा। अभी भी MP है, एक महीना MP है,
हमारे 1400 बच्चे अभी जेलों में हैं। खाली 10% को छुड़ाओ, हम 10 बरदार हो जाएंगे फाइट से। आपको कहेंगे फिर बनाओ, वरना क्यों बनाएं भाई? मुझे बताओ ना क्यों बनाएं? 2019 में आपको इलेक्ट किया, आपने किया क्या? 5 अगस्त 2019 को 370 हटा, आप पार्लियामेंट में थे, क्या इस्तीफा दिया? क्या आपने कोई एहतजाज किया? नहीं किया। क्या आपने अपने 5 साल में किसी बच्चे को रहा किया? किसी ना बुजुर्ग को रहा करके लाया? नहीं किया। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट लाया जिसमें हमारा 100 बच्चा लगा? वो भी नहीं किया। तो फिर बताओ भाई बेशर्मो, हम आपको क्यों आज फिर वापस दें, वोट दे दें? मुझे जिन्होंने उसको मैंडेट दिया था, जिन्होंने उसको वजीर आला की कुर्सी पे पहुंचाया था, आज क्या बोलती है? मुझे आवाज दे दो ताकि पार्लियामेंट में गूंजे। क्या तुम्हारी आवाज बंद हो गई थी जब तुम 2 बार पहले पार्लियामेंट में गई? उस वक्त कौन सी आवाज तुमने हमारे लिए उठाई? जब तुम वजीर आला बनी, तुम वही हो ना जिसने कहा ये दूध टॉफी के लिए गए थे? तुम्हारे दिए हुए जख्म हमें कभी नहीं भूलेंगे। जितने जख्म तुमने कश्मीर के लोगों को दिए, तुम्हारी जमात ने, तुम्हारे उन लीडरों ने, जिनको तुम आज अपने मेंबर पार्लियामेंट बनाकर वापस भेजना चाहती हो। के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो श्रीनगर लोकसभा सांसदीय सीट की अगर हम बात करें तो चुनावों का पर्व देखने को मिल पा रहा है और श्रीनगर लोकसभा सांसदीय सीट पर चुनाव जो है वो जल्द होने जा रही है। समय काफी कम है और इस कम समय के चलते श्रीनगर में एक खास आयोजन रखा गया। आपको बता दें कि डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की अध्यक्षता में चुनावों को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने के लिए श्रीनगर में विशेष अभियान स्वीप 2024 मैस्कॉट रैली का आयोजन किया गया। चलिए दृश्य दिखाते हैं इस रैली के और क्या कुछ कहना था डीसी श्रीनगर का, आइए नजर डालते हैं। हमारे पास एक अहम दिन है 13 मई, जिससे पोल डे फॉर श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके 18 असेंबली सेगमेंट्स है और हमारी बस यही मैसेज है सब लोगों तक कि वो आए, घरों से निकले और वोट डालें 13 मई को, ताकि हम लोग अपनी जमहूरियत को मजबूत बनाएं। ये एक मौका है उनके लिए। अब उनके पास कैंडिडेट्स का लिस्ट भी है, देयर आर 24 कैंडिडेट्स इन द फ्रे। वो अपना चूज़ कर ले अपने जिस तरीके से उनको लगे, मैनिफेस्टो देख के जो भी सब कुछ उनको देखना है। एंड ये मौका उनको मिलेगा नहीं और इसको अगली बार। तो मैं सारे अवाम को, श्रीनगर के अवाम को और साथ ही साथ सारे 18 असेंबली सेगमेंट्स जो हमारे लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 13 मई को निकले और अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो कि उनके मोहल्लों में है, 929 पोलिंग स्टेशन है श्रीनगर में, वो आए और वोट डालें। स्पेशली आपके माध्यम से मैं सारे अवाम को, जो स्पेशली यंग वोटर्स हैं, हमारे साथ 1.5 लाख से ज़्यादा यंग वोटर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका पार्टिसिपेशन जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आए और पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और हमारे जमहूरियत को मजबूत बनाए। बिलाल साहब, अगर अरेंजमेंट्स के हवाले से हम बात करें तो काफ़ी एक बड़ा फैक्टर रहता है सिक्योरिटी का भी, खासतौर से शहर श्रीनगर में। किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे इस बारी इलेक्शंस को लेकर? देखिए, सारे अरेंजमेंट्स हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 929 पोलिंग स्टेशन है और हर किसी पोलिंग स्टेशन में वोटिंग होगी। कोई भी ऐसा कोई क्लबिंग का प्रोविज़न नहीं रखा है हम लोगों ने। सारे पोलिंग स्टेशन में जाके अपना, क्योंकि आपको पता है कि पोलिंग स्टेशन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनमें 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो सारे पोलिंग स्टेशन में सारे अरेंजमेंट हो चुकी है, पोलिंग स्टाफ का, वेलफेयर का, हर किसी चीज़ का और सहूलियत का स्पेशली। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि दैट कल से 7, 8 और 9 जो है हमारे साथ जो एक नया फीचर है ECI का, जो कि होम वोटिंग है, वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। जिन वोटर्स ने स्पेशली 85+ और डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स ने खुद को कंसेंट दिया है कि उनको होम वोटिंग होनी चाहिए, ये 3 दिन ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और हर किसी 18 असेंबली सेगमेंट्स में इसमें तैयारी हो चुकी है और ये कल से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में आपको बताता चलूँ, हमने इस बार जो कुछ यूनिक पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं और स्पेशली पिंक पोलिंग स्टेशंस, जिसमें पिंक पोलिंग स्टेशंस है या डिफरेंटली एबल्ड पोलिंग स्टेशन है, यूथ लेड पोलिंग स्टेशंस है और ग्रीन पोलिंग स्टेशंस है।
तो इन चीज़ों में हम लोगों ने इन पोलिंग स्टेशंस की एज़ पर गाइडलाइंस अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर एक सजाया है, ताकि एक मैसेज देता है। तो पिंक पोलिंग स्टेशन हमारे हर किसी असेंबली सेगमेंट में एक है, जहाँ पर दैट विल बी वुमेन लेड। तो उसका आज रैली है। आज आपने देखा होगा मैस्कॉट के साथ, हमारा मैस्कॉट जो है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो है हांगुल। तो मैस्कॉट मैसेज भेज रहा है अलॉन्ग विद हमारे साथ जो न्यू वोटर्स है, जो वुमेन वोटर्स है, वो आए हैं, और इस चीज़ को मैसेज पहुंचाने के लिए कि दैट वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डेमोक्रेसी में, उनका वोट डालना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वुमेन वोटर्स को कि वो आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और 13 मई को वोट करें। सारे मीडिया फ्रेटर्निटी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दैट ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचाए हर जगह से कि दैट 13 इज़ द पोलिंग डे एंड हमने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू सूबा के जिला कठुआ के कंडी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का राजस्व और माइनिंग विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा। उनका यह कहना था कि विकास के नाम पर गांव में पहाड़, दरिया और जंगल खो रहे हैं अपना अस्तित्व। क्या कुछ कहना था, आइए नजर डालते हैं। कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मिलीभगत से उस जगह को चेंज किया गया है और मालकी ना होने की वजह से वो जगह स्टेट लैंड है और वहाँ पे इन्होंने सारी माइनिंग की है। मैं एक बार फिर जो यहाँ पे एसीआर साहब बैठे हुए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सर जाके उस ज़मीन को बचाइए, हमारे जंगलों को बचाइए, हमारे लोगों के जीवन को बचाइए, हमारी गाय चारी जो ज़मीन है उसको बचाइए, ताकि ये लोग जो हैं वो परेशान हैं, इनकी परेशानी का हल हो सके। बिल्कुल साहब ये कहना चाहता हूँ, बगैर मिलीभगत के काम नहीं है ये, हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, हम वहाँ पे गए थे, पर बहुत बड़े लेवल की जहाँ पे मिलीभगत है, ये छोटी मिलीभगत नहीं है। आप समझ सकते हो जहाँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा माइनिंग हो रही है कि कहने की बात है, आप देख सकते हो। खास करके रात के टाइम अगर ये लोग ठीक हैं, अगर ये लोग इलीगल माइनिंग नहीं करते हैं, ये रात को गाड़ियां क्यों चलाते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कठुआ से ये पूछना चाहता हूँ, भाई इन लोगों को चेक किया जाए, एक स्पेशल टीम बनाई जाए, वो जहाँ वहाँ पे जाके चेक करे भाई कौन सी ज़मीन जो है वो इनकी तरफ से दी गई थी और कौन सी स्टेट लैंड है जहाँ पे इन्होंने माइनिंग की हुई है। कोई कोको कोला कंपनी आई हुई है यहाँ पे, उस फैक्ट्री में मैं इनको कहना चाहता हूँ जितना भी माल गया वो इलीगल तरीके से गया हुआ है, वहाँ पे जितना माल गया वो इलीगल तरीके से गया हुआ है। नहीं तो चेक किया जाए उन लोगों ने कितनी वहाँ पे रियल्टी भरी है और माइनिंग डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए हैं। इन्हीं बातों से कहता हूँ, एक बार फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देता हूँ, प्लीज़ इंटरवीन करें ताकि लोग जो हैं अपना जीवन अच्छी तरह जी सके। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो नगर परिषद उधमपुर द्वारा आज शहीद भगत सिंह पार्क में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया गया। चलिए दृश्य दिखाते हैं और क्या कुछ कहना है, आइए नजर डालते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर ने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि हमें अपने घर में सोर्स सेग्रीगेशन करना है। सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने घर से गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग अलग करके दें। तो हमने इसी जागरूकता के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हमने ये आईसी एक्टिविटी यहाँ पर कंडक्ट कराई है। क्या मैम ये यही पर रखा गया कार्यक्रम कि आगे भी और भी जगह पर? हाँ जी, आगे और भी जगह पर अभी आज करने वाले हैं ये लोग। मैं उधमपुर के निवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके ही हमारे सफाई कर्मचारियों को दे। इससे वो अपने एज अ नागरिक जो उनकी ड्यूटी है वो भी फुलफ़िल कर पाएंगे और हमारे लिए हमारा उधमपुर भी साफ़ और स्वच्छ रहेगा। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही और मैं आशा करती हूँ ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आता होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।